નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, હું ગોળીકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટાટ સેકન્ડરીની પરીક્ષાની આપણે સૌ તૈયારી કરી રહ્યા છીએ અને આ પરીક્ષામાં સૌથી વધારે માર્ક્સ આપણે આવે એ માટે આપણે અલગ અલગ પ્રશ્નોની છે એ માહિતી મેળવી રહ્યા હોય છે અને હું પણ મારાથી બનતા પ્રયત્ન છે તેમને પ્રશ્નો આપવાનો કરતો હોઉં છું. આજે આપણે ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના જે 1-2 વાક્યના જે પ્રશ્નો હોય છે જે 15 માર્કની અંદર પૂછાય છે તેની ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે. અગાઉ આપણે પાઠ 1થી લઈને 11 સુધીના વિડીયો મેળવી ચૂક્યા છીએ. આજે આ વિડીયો દ્વારા પાઠ 11થી 23 સુધીના એટલે જે કાંઈ 1 માર્કના પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા છે કરવાની છે. સરળ ભાષામાં ઉત્તર આપેલા છે અને પાઠ્યપુસ્તક આધારિત બધા છે. તમારે સફળતા મેળવવા માટે ખૂબ અગત્યનો છે. સાથે સાથે પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને વિષય વસ્તુની પીડીએફ જોતી હોય તો પણ તમને મળી રહેશે. આ પીડીએફ મેળવવા માટે તમારે બેસ્ટ ઓફર ચાલી રહી છે. 9મું ધોરણ, 10મું ધોરણ અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના ઘણા બધા પીડીએફ રહેલી છે. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે 9799363956 ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરજો અથવા મેસેજ કરજો અને 299 રૂપિયા પે કરી અને તમે પીડીએફ છે મેળવી શકો. વિશેષ માહિતી માટે જે નંબર આપેલો છે તેમાં તમારે સંપર્ક કરવાનો રહેશે. હવે વધારે સમય નહીં લઈએ અને જોઈએ આપણે 12મા પાઠથી 1-2 માર્કના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા અને તેના જવાબો. આ વિડીયો દ્વારા આપણે ચેપ્ટર 12થી જોઈએ. એક નઈ શરૂઆત ચેપ્ટરનું નામ છે. એનો પહેલો પ્રશ્ન છે, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों का नाम दीजिए. एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों नाम है प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन. बीजो प्रश्न है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं. प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उड़ता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया. प्रोफेसर रामेश कौन सी नई शुरुआत करने वाले थे? प्रोफेसर रामेश मानव देह को विद्युत तरंगों में रूपांतरित करके उसे नई तकनीक से स्थानांतरित करने की नई शुरुआत करने वाले थे. प्रोफेसर रामेश ने माधवन को अपने साथ काम करने के लिए अनुमति क्यों प्रदान की? तो प्रोफेसर रामेश ने माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की क्योंकि वह उनके जिगरी दोस्त आनंद की सिफारिश लेकर आया था. माधवन की तंद्रा अचानक क्यों भंग हो गई? उत्तर, माधवन की तंद्रा अचानक भंग हो गई क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो जाने से मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठने लगा था. प्रोफेसर रामेश के अचेतन शरीर में चेतना कब आई? उत्तर, डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने और कुछ अन्य सावधानी बरतने के बाद प्रोफेसर रामेश के अचेतन शरीर में चेतना आई. परमाणु विघटन कैसे किया जाता है? तो परमाणु विघटन में उससे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है. प्रोफेसर माधवन किसका सिफारिश पत्र लेकर प्रोफेसर रामेश की लैब में मिलने आए थे? प्रोफेसर माधवन आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामेश की लैब में आए थे. ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता. अणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश को अणु कहते हैं. अणु किससे बनते हैं? तो अणु परमाणु से बनते हैं. आवरणिक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? आवरणिक ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है. 13मुं चैप्टर से साधुपदेश. पहलो प्रश्न, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? उत्तर, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता. बीजो है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर फूटा हुआ और छिप की तरह चिकना है और शहर के बाहर झोपड़ी बनाते हैं. दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए.
साधु मौन धारण क्यों करते हैं? उत्तर, साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। 14मुं चैप्टर मेरी माँ एनो पहलो प्रश्न, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश यह था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। अब बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो તેમનો उत्तर है, वकील साहब ने बिस्मिल को वकालतनामे पर उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किए। बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? तो बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। ત્યારબાદ 15મું ચેપ્ટરની ચર્ચા કરીએ। हे जनशक्ति महान। पहला प्रश्न, हम कैसे नाविक है? तो हम काल रूपी जल्दी के नाविक है। कवि किसान मजदूर को क्या मानते हैं? कवि किसान और मजदूर को वंदनीय मानते हैं। महाजागरण के गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना जगाएगी। 16मुं चैप्टर है जिसका नाम से चोरी। मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? तो मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में भर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो मालती को बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को और थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश पड़ी दिखी। कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो कुंदन ने काका के घर से गेहूं चुराया था। चोरी के बारे में नंदन का क्या विचार था अथवा चोरी के विषय में नंदन ने मालती से क्या कहा? चोरी के विषय में नंदन ने मालती से कहा कि जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती तब तक चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति लाचारी हो गई है। मालती के संदेह की पुष्टि कब हो गई? मालती के संदेह की पुष्टि तब हो गई जब उसके पुकारने पर बिंदु ठहरने के लिए बदले दौड़ने लगा। मालती ने बिंदु को पुलिस में देने के लिए क्यों कहा? तो मालती ने बिंदु को पुलिस में देने के लिए कहा क्योंकि बार बार पूछने पर भी वह सच नहीं बता रहा था। नियत के बारे में मालती ने क्या कहा? नियत के बारे में मालती ने कहा कि एक बार नौकर की नियत बिगड़ी तो फिर हाथ रुकता नहीं है। चैप्टर नंबर 17 જેનું નામ છે कश्मीर। એનો પહેલો પ્રશ્ન, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। कश्मीरी हवा क्या गाती है? तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? जंगल में तितली और टिटिहरियों के बीच होड़ लगी है। कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। 18मुं चैप्टर से रचना। एनो पहलो प्रश्न જોઈએ। कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? कविता इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? तो समझदार नवयुवक अविनाश के मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां अधिक है, इसीलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा?
तो समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार और शालीन ढंग से कार्यवाही करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है। इसलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहता है। કેટલાક વધારાના પ્રશ્નો છે। रमेश, निमेश और नरेश किस काम में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे? तो रमेश, निमेश और नरेश ग्राम पंचायत के कार्यालय पर पत्थरबाजी करने में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे। अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से क्यों रोकता है? अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से रोकता है क्योंकि पंचायत घर की रचना में उसका सहयोग होने से उसे वह अपनत्व महसूस करता है। तीजो प्रश्न है, अविनाश को पंचायत के मकान से क्यों लगाव था? अविनाश को पंचायत के मकान से लगाव था क्योंकि उसकी नींव रखते समय उसने स्वेच्छा से उसमें हाथ बटाया था। अविनाश ने आवेदन पत्र में क्या लिखा था? अविनाश ने आवेदन पत्र में पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा था। रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर क्यों बैठे थे? तो रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि कई बार प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत के सदस्यों ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे। निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब है, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके नेता अविनाश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। 7वां प्रश्न है, गांव में राशन वितरण करने का काम कौन करता है? तो गांव में राशन वितरण करने का काम सहकारी मंडली करती है। 19वां चैप्टर से तोता और इंद्र। एम पहला प्रश्न, इंद्र कहाँ से गुजर रहा था? तो इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोते को देखा। पेड़ क्यों सूख गया था? एक शिकारी द्वारा विष भुजा बाण चलाने से पेड़ सूख गया। पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी? तो शिकारी के विष भुजे बाण ने पेड़ पर आफत ढा दी थी। 20वां चैप्टर एल्बम नाम है। पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए? तो पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे? तो पंडित शादीराम के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे, इसलिए पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते थे। सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? लाला सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे। यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर रहे थे। एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? तो शादीराम ने सदानंद से सिरहा ने एल्बम देख लिया था, इसलिए वह एल्बम छीनकर सदानंद ने शादीराम से कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो। 21वां चैप्टर है જેનું નામ છે પહેલિયા મુકરિયા। पहला प्रश्न, तलाश शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तलाश शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तला। वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ है? तो वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। और ढोल और साजन में क्या समानता है? तो ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती। ढोल और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? तो राम भजन बिना तोता नहीं सोता। तला न होने से क्या क्या नहीं हो सकता? तो तला न होने से जूता पहना नहीं जा सकता और समोसा खाया नहीं जा सकता। 4 प्रश्न, फेरे न जाने से क्या क्या हुआ? तो फेरे न जाने से रोटी जल गई, घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। पहली और मुकरी में क्या अंतर है? तो पहली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक
सखी दूसरी सखी से कुछ पूछने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है। 22वां चैप्टर है भीतरी समृद्धि। पहला प्रश्न, गरीब को पेट भरने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो गरीब को पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है। बीजो प्रश्न, मनुष्य कब तक अमीर था? तो जब तक पैसों की खोज नहीं थी तब तक मनुष्य अमीर था। पोम्पी नगर के खंडरों में किसकी मुट्ठी में सोना मिला? तो पोम्पी नगर के खंडरों में नर कंकाल की मुट्ठी में सोना मिला। वनस्पति विज्ञान के महान पंडित का नाम क्या था? वनस्पति विज्ञान के महान पंडित का नाम डंकन था। तृष्णाई बढ़ने पर क्या समाप्त हो जाता है? तो तृष्णाई बढ़ने पर मनुष्य की नेकी समाप्त हो जाती है। तृष्णा क्या है? तो तृष्णा परंपरागत डाकुरानी है। चैप्टर 23 में है भूख। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? तो कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब अपनी भूख मिटाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। बीजो प्रश्न, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? तो कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वह अपने दो पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती है। कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? तो प्रत्येक वाणी भूख की दशा में लड़ने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે આ વિડીયો દ્વારા પણ 11મા પાઠથી લઈ અને અંત સુધીના એટલે કે 23 સુધી જે કાવ્ય છે ત્યાં સુધી આપણે અભ્યાસ છે એમાં કર્યો। તો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો અવશ્ય કંઈ કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને હવે કેવો વિડીયો બનાવું તેની પણ તમે કોમેન્ટમાં માહિતી આપજો। ફરીવાર આપ સૌને ગોળીકે પ્રવીણભાઈ एक वारंवार रिक्वेस्ट करूँ कि तमने कहीं नवुं लागे अथवा कोई अजूगतुं लागे एमां अथवा कहीं सुधारानी जरूर हो तो अवश्य कॉमेंट करजो। हवे मळीए आपणे नवा विडियो।